वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज सब। आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी केजीएमयू और सीएचओ के एग्ज़ाम के लिए कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है अपकमिंग टाइम में, तो चाहे आप यहाँ पर कोई सा भी एग्ज़ाम देते हो, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जिनका यूपीपीएससी का एग्ज़ाम उनके लिए है या फिर जिनका एमपी सीएचओ का एग्ज़ाम होने वाला उनके लिए। ये क्लासेस ऑल ओवर सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चंस आपके मिक्स्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं और आज हो गया है 15 अक्टूबर आज हो गया है। बहुत ही जल्दी आपको जैसे एमपी में वैकेंसी निकली है वैसे अलग अलग स्टेट में सीएचओ की वैकेंसी आ सकती हैं और आपके एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपको दिया गया था। क्वेश्चन था आपका सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। तो सीरम हेपेटाइटिस किसको कहा जाता है? ऑप्शन में था आपको हेपेटाइटिस ए, बी, ई या फिर बैक्टीरियल हेपेटाइटिस। पहली चीज़ हेपेटाइटिस है जो बैक्टीरियल नहीं होता है, वायरस के थ्रू फैलता है, हेपेटाइटिस वायरस। अब इसकी जो कैटेगरी होती हैं तो यहाँ पे सीरम कहा है। सीरम दैट मीन्स ब्लड से रिलेट करता हुआ, और वो हेपेटाइटिस यहाँ पर कौन सा होगा हेपेटाइटिस बी। सीरम हेपेटाइटिस क्या है? तो वो हेपेटाइटिस बी। अब ये देखिए यहाँ पर हेपेटाइटिस ए और ई का जो ट्रांसमिशन ऑफ मोड होता है जनरली फीको ओरल रूट के द्वारा। इसके द्वारा फीको ओरल रूट के द्वारा। और हेपेटाइटिस सी है, इसको ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस कहा जाता है। मतलब ये जनरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हेपेटाइटिस बी है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, सेक्सुअली भी हो सकता है और वर्टिकल मतलब माँ से बच्चे को भी ट्रांसफ़र हो सकता है, निडल प्रिक इंजरी से भी हो सकता है। तो इसके क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गए। यदि एग्जाम में कभी भी आपको हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का पूछे, दोनों का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है? कॉमन है, फीको ओरल रूट। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और सी है ये हमेशा, स्पेशली हेपेटाइटिस सी तो इन्फेक्टेड ब्लड है जो ट्रांसफ्यूज करने के कारण होता है, तो इसीलिए इसको कहा भी जाता है कि ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस। अब यहाँ पर क्लिनिकल आउटकम, यदि हेपेटाइटिस ए और ई होता है तो इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयर होते हैं। लेकिन जब भी बी और सी हो तो हेपेटाइटिस डी को कोई इन्फेक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दूसरे इन्फेक्शन के साथ होता है, अकेले कभी भी रेयर केस में होगा। और हेपेटाइटिस बी का यदि इंक्यूबेटरी पीरियड पूछे, मतलब यदि आपको निडल प्रिक हो गई है या फिर माँ से बच्चे में मिला है तो कब पता चलेगा? तो एटलीस्ट 2 से 6 महीनों तक का टाइम भी लग जाता है। इसीलिए इसको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है जो कहा जाता है। इसके कारण सिरोसिस ऑफ लिवर भी हो सकता है, कार्सिनोमा ऑफ लिवर भी हो सकता है, क्योंकि लंबे टाइम तक रहेगा इसलिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, फिंगर क्लबिंग इज फाउंड इन। क्लबिंग फिंगर कब देखने को मिलेगी, कौन सी कंडीशन में? लिवर एब्सेस, पल्मोनरी सप्रेशन, टाइफॉइड या फिर ड्यूडेनल अल्सर। किस केस में जो क्लबिंग ऑफ फिंगर है देखने को मिलेगी? यदि फ्लैपिंग हैंड्स कहते तब आप कहते लिवर सिरोसिस या लिवर प्रॉब्लम में, लेकिन यहाँ पर क्लबिंग फिंगर की बात की जा रही है, या फिर फिंगर क्लबिंग भी आप इसको कह सकते हैं। फिंगर क्लबिंग का कॉज यहाँ पे क्या हो सकता है या फिर किस प्रॉब्लम में देखने को मिलेगी? तो क्लबिंग ऑफ फिंगर है, इसमें क्या होगा? आपकी जो नेल्स के यहाँ का शेप है, जनरली नेल्स के यहाँ का शेप है आपका, वो कैसा होगा? राउंडेड टाइप से, स्पून टाइप का रहेगा, तो कहा जाता है फिंगर क्लबिंग। और देखने को मिलेगा आपको पल्मोनरी सप्रेशन में। इसमें पल्मोनरी सप्रेशन में जब आपको लंबे टाइम तक, जब आपकी बॉडी में लंबे टाइम तक है जो लो ब्लड लेवल ऑक्सीजन रहेगी, मतलब आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम जाएगी, तब आपको क्लबिंग फिंगर देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर लंग्स से रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम है वो क्या है? पल्मोनरी सप्रेशन। मतलब जो ब्लड की सप्लाई हो रही है उसमें ऑक्सीजन कम जा रही है, जिसके कारण फिंगर क्लबिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? क्लबिंग ऑफ फिंगर का जो मेन रीज़न हो सकता है क्या हो सकता है? यहाँ पर पल्मोनरी सप्रेशन। तो पल्मोनरी सप्रेशन क्या होगा? इसमें ब्लड की सप्लाई तो होगी लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन की कमी जाएगी, तब यहाँ पर है जो क्लबिंग फिंगर है या फिर स्पून शेप टाइप की फिंगर्स भी देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट वन इज
वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इज एस्टेब्लिश्ड इन। ये क्वेश्चन CHO एग्ज़ाम में आ चुका है और जिनका भी यदि हरियाणा, त्रिपुरा या फिर MP CHO का पेपर है उनको ही आ सकता है। कोई ना कोई जो सेंटर हैं, UPPSC एग्ज़ाम में भी एटलीस्ट 2 सेंटर पूछे जाते हैं, और यदि आप कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको हो सकता है आप जिस स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो उसके अलावा किसी अदर स्टेट का कुछ पूछ लें। तो यहाँ पर कहा गया है कि वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ पर है? हैदराबाद में, गुजरात में, इटली में कि जेनेवा में? तो वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए इसलिए ऐड किया गया है कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्ल्ड ट्रेडिशनल सेंटर पूछ सकते हैं, या फिर आपके लिए ये पूछ सकते हैं कि जितनी भी जो मेंटल से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है तो उनका सबसे बड़ा सेंटर कहाँ पर है? तो वो निमांस बेंगलोर में। या फिर आपको इसरो का हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, या फिर न्यूट्रिशनल का जो इंडिया का ही नेशनल न्यूट्रिशनल सेंटर है वो कहाँ पर है पूछ सकते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेडिशनल जो मेडिसिन सेंटर है ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात के जामनगर में। यहाँ पे याद रखें, इसका सेटअप किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, पुराने ज़माने की जो मेडिसिन है उनके लिए अवेयरनेस फैलाई जाए, उसको प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पर ये कहाँ पर है? जामनगर, गुजरात के जामनगर में। यहाँ पे जामनगर भी आप याद रखें। नेक्स्ट वन इज 1 टीस्पून इक्वल टू हाउ मैनी ड्रॉप्स। तो यहाँ पर आपको ml पूछते सबको पता है, लेकिन कहा गया है कि 1 टीस्पून में कितनी ड्रॉप्स रहेंगी? 15 ड्रॉप्स, 16 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स या फिर 30 ड्रॉप्स? कितनी ड्रॉप रहेंगी 1 टीस्पून में? 1 ml में होती हैं 15 से 20 ड्रॉप। कितना? 15 से 20 ड्रॉप तक, 15 to 20 ड्रॉप्स रहेंगी 1 ml में। अब यहाँ पर कहा है कि 1 टीस्पून, तो 15 से 20 ड्रॉप होती हैं 1 ml में, और 1 टीस्पून में होती हैं 5 ड्रॉप्स। कितनी? 5 ड्रॉप्स। अब यहाँ पर 1 टीस्पून इक्वल्स टू हाउ मैनी ड्रॉप? तो 1 टीस्पून में होता है कितना? 5 ml। अब 1 ml में होती है 15 से 20 ड्रॉप, तो आप अंदाज़ा लगाइए, कैलकुलेट कीजिए कितना होगा। 1 टीस्पून इक्वल टू 5 ml एंड 1 ml कंटेंस 15 to 20 ड्रॉप्स। मतलब 5, यहाँ पर 15 है, जो एटलीस्ट आप 15 भी मानेंगे तो कितना होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के? तो वो होगा आपका 60। 15 4 इज 60। और यदि आपने 1 ml में कितनी हो गई? 15 से 20 ड्रॉप, और 1 टीस्पून होता है 5 ml के बराबर। क्लियर? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिंपलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड? सिंपलीपाल बायो रिजर्व है जो कहाँ पर है? आपको या तो यहाँ पर जो स्पेशली त्रिपुरा का पेपर देंगे, या फिर MP का देंगे, उड़ीसा का देते हैं, हरियाणा का देते हैं, तो आपको ये बायो रिजर्व है जो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सिंपलीपाल नेशनल पार्क या फिर सिंपलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। यहाँ पर टाइगर्स के लिए सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके लिए टाइगर्स के लिए, तो इसीलिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है सिंपलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर है? तो है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। और फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये टाइगर्स के लिए है। इसके लिए? टाइगर्स के लिए। और ये ब्लैक स्ट्रिप टाइगर के लिए फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। सिंपलीपाल बायो रिजर्व यदि पूछा जाता है तो किसके लिए फेमस है? ये आपका जो ब्लैक स्ट्रिप्स जैसे कैट के ऊपर धारी धारी होती है उसी तरीके से उन वाले टाइगर्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट वन इज हाउ मच पॉपुलेशन एन आंगनवाड़ी वर्कर लुक्स आफ्टर? तो एक आंगनवाड़ी वर्कर है कितनी जनता के बीच में अपॉइंट की जाती है? 500, 1000, 2000 या फिर 5000? कितनी जनता के बीच में है जो एक आंगनवाड़ी वर्कर को है जो पोस्ट किया जाएगा? तो वो की 1000 पॉपुलेशन। कितना? 1000 जनता के बीच में। एक क्वेश्चन ANM, GNM, CHO कोई सा भी एग्जाम देते हैं आप नर्सिंग का, उसमें आपको पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, इसका आपको अल्टरनेटिव्स बताना है। पोलियो, वायरस, एंथ्रेक्स किससे होगा? यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन है कि पोलियो जैसे वायरस से होगा तो एंथ्रेक्स किससे होगा? ऑप्शन में है यहाँ पर फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या फिर इंसेक्ट, किससे होगा? एंथ्रेक्स होगा बैक्टीरिया से। किससे? बैसिलस एंथ्रासिस नाम के बैक्टीरिया से। किससे होगा? बैसिलस एंथ्रासिस नाम के बैक्टीरिया से। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव दिया गया है, जैसे पोलियो वायरस के लिए पोलियो का क्या है? वायरस से होगा, वैसे ही एंथ्रेक्स किससे होगा? एंथ्रासिस नाम के बैक्टीरिया से। एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, जनरली एनिमल्स को होगा, लेकिन कभी कभी जब आप इन्फेक्टेड एनिमल्स के कांटेक्ट में आते हैं या फिर उनका जो इन्फेक्टेड एनिमल्स का मिल्क हो गया, इसके थ्रू आपकी बॉडी में भी ये हो सकता है। नेक्स्ट वन इज ICD क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस डिसऑर्डर आर गिवन बाय। देखिए कितना फेमस क्वेश्चन है नर्सिंग का। आपने ICD 10 क्लासिफिकेशन पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि ये ICD क्लासिफिकेशन है, तो ये किसने दिया है? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ है। यहाँ पर हर एक डिसीज़ की जो प्रोसेसिंग है, क्लासिफिकेशन है, प्रेजेंटेशन है, सभी चीज़ों के लिए दिया है किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो यहाँ पर इंटरनेशनल डिसीज़ क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें, किसमें दिया गया है? ये दिया गया है आपका जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने क्लासिफिकेशन दिया है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़। आपने ICD 10 पढ़ा है, आपने साइकेट्रिक में तो पढ़े हैं कि जो डिसीज़ हैं यहाँ पर कौन से किस चैप्टर में रखी गई हैं, लेकिन आपको यदि अलग कोई और डिसीज़ पूछी जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए हम ऐड करते हैं कि जो डिसीज़ दी हुई है चैप्टर वाइज, आपको या तो एग्ज़ाम में कोड पूछ सकते हैं, जैसे ICD 10 क्लासिफिकेशन साइकेट्रिक वालों के लिए। अब उस साइकेट्रिक में आपको पूछा जाता है सिजोफ्रेनिया किस कैटेगरी में है, क्योंकि आपने पढ़ा है मोस्ट ऑफ दी नर्सिंग के स्टूडेंट आर सेवानी की बुक प्रेफर करते हैं साइकेट्रिक पढ़ने के लिए। उसमें बहुत ही सटीक और शॉर्ट फॉर्म में आपको साइकेट्रिक समझाई जाती है। जितनी आपको नर्सिंग में ज़रूरत है साइकेट्रिक की, उतनी उसमें पढ़ाई जाती है आर सेवानी की बुक में। इनके पास ना हो प्लीज़, आप लोग है जो ऑफिशियल ऐप है वहाँ पे PDF फॉर्मेट में अपलोड की गई है, तो आप लोग जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। तो उस ICD क्लासिफिकेशन है जो वेरियस डिसऑर्डर को लेके किसने दिया है? WHO ने। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट बिगन्स टू एक्सपेक्टोरेट ब्लड, नर्स डिस्क्राइब्स दिस एपिसोड एज। यदि कोई मरीज एक्सपेक्टोरेट कर रहा है ब्लड को, मतलब खांस रहा है तो उस टाइम पे ब्लड आ रहा है, तो ये क्या है? कौन सा टर्म है? हेमेट्यूरिया है, हेमेटोमा है, हिमोप्टाइसिस है कि हेमेटोमेसिस है? यहाँ पर दो चीज़ें आप ध्यान से देखिए। यदि एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड का है, दैट मीन्स से कहाँ से आ रहा है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, मतलब कि लंग्स से। और जब लंग्स से आ रहा है तो वॉमिटिंग वाला तो नहीं होगा, एमएसएस वाला सेक्शन तो यहाँ पे आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इसको क्या कहेंगे? यदि एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड कहा जाता है, या लंग्स से ब्लड आ रहा है, या खांसी के साथ ब्लड आ रहा है, कफ के साथ ब्लड आ रहा है, तब आप कहेंगे हिमोप्टाइसिस। क्या कहेंगे? हिमोप्टाइसिस। लेकिन यदि यही ब्लड आपको वॉमिटिंग के साथ आ रहा है, वॉमिटिंग के साथ आ रहा है मतलब गैस्ट्रिक स्टमक के थ्रू आ रहा है आपको, तब आप कहेंगे हेमेटोमेसिस। क्या होगा? हेमेटोमेसिस। बट लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड दैट मीन्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, तो इसके लिए क्या टर्म अपनाया जाएगा? हिमोप्टाइसिस। क्या है? हिमोप्टाइसिस। लेकिन यदि हेमेटोमेसिस की बात करें तो ये कैसे आएगा? वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के साथ ब्लड आता है तब रहेगा। लेकिन एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड दैट मीन्स आपके लंग्स से ब्लड आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? हिमोप्टाइसिस। नेक्स्ट वन इज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द स्टेट। तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस स्टेट में है? केरला, कर्नाटक, गुजरात या फिर हरियाणा? पहली चीज सेक्स रेशियो है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्स रेशियो? तब तो पता होगा कि हाईएस्ट कहाँ का है। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि
1000 मेल पर कितनी फीमेल है। क्या है यहाँ पर, जो सेक्स रेशियो है 1000 जो मेल्स हैं इन पर है जो कितनी फीमेल्स हैं, वो है यहाँ पर क्या है आपका सेक्स रेशियो। क्या है, सेक्स रेशियो है। जो सेक्स रेशियो हाईएस्ट है वो कहाँ का है, वो केरला का। केरला हाईली लिटरेट स्टेट है, सबसे ज़्यादा साक्षर यदि पूछे तो वो है केरला। क्लियर। सबसे ज़्यादा यदि आपको पूछे स्टरलाइजेशन मतलब जो मेल स्टरलाइजेशन के लिए तो सबसे ज़्यादा करवाया गया है। हाईएस्ट स्टरलाइजेशन वाला स्टेट कौन सा है, तो गोवा। सॉरी, यहाँ पर आईवीएफ प्रोसीजर के लिए गोवा की जो फ्री आईवीएफ प्रोसीजर करवाया जाएगा वो कौन सा स्टेट है, वो है गोवा। पहला भारत का एक राज्य बन गया है जहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है जो फ्री में करवाया जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वो होगा गोवा। लेकिन हाईएस्ट सेक्स रेशियो लिटरेसी रेशियो पूछें तो वो केरला में। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि कितनी फीमेल है 1000 मेल्स पर। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला स्टेट है वो है क्या, केरला। यहाँ पर जो इंडियन स्टेट है उसमें सबसे हाईएस्ट है कहाँ का, केरला का 1084, मतलब मेल कम है एज कम्पेयर टू फीमेल के। वैसे ही पौंडुचेरी सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला स्टेट बन गया है। फर्स्ट क्या है यहाँ पर, फर्स्ट है केरला और दूसरा है पौंडुचेरी जिसमें 1038 फीमेल है। 1000 मेल्स के जो सेक्स रेशियो आप निकालते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट पे जाएगा केरला और दूसरे नंबर पे होगा पौंडुचेरी। सेक्स रेशियो एग्जाम में पूछे स्टेट तो केरला। सेकंड हाईएस्ट क्या होगा यहाँ पर, सेकंड होगा पौंडुचेरी, ये क्या यूनियन टेरिटरी है। फिर यहाँ पर आपको आता है लोएस्ट सेक्स रेशियो वाला स्टेट, मतलब सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो इंडिया में किस स्टेट का है, तो वो है हरियाणा का। कहाँ का, हरियाणा का। और यूनियन टेरिटरी में पूछे तो वो है दमन एंड दीव का, सबसे कम। क्लियर। नेक्स्ट वन इज हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ चाणक्य तंत्र। चाणक्य तंत्र के जनक के तौर पर किसको जाना जाता है, सुश्रुता, कश्यप, चरक या फिर निमि, इसके लिए जाना जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आता भी है स्पेशली हरियाणा के जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे NHM हो CHO हो, कोई सा भी एग्ज़ाम उसमें तो ये आता है। चाणक्य तंत्र के जो जनक हैं वो कौन है, निमि। कौन है, निमि। नेक्स्ट वन इज मॉर्निंग सिकनेस इज सीन इन। तो मॉर्निंग सिकनेस मतलब नोजिया टाइप का फील होना, लेकिन वॉमिटिंग नहीं होगी, नोजिया बस फील होना, किसमें देखने को मिलेगा, अमावता, बतरकता, अर्ली प्रेगनेंसी या फिर परपीरियम। जो अमावता है वात रक्त है, ये दोनों आयुर्वेदिक में जब आप चेक कराने जाएंगे तो उसमें आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखे जाते हैं कि आपको बात ज़्यादा है, पित्त ज़्यादा है, क्या है इस तरीके से। अर्ली प्रेगनेंसी और परपीरियम, परपीरियम का मतलब है डिलीवरी होने के बाद से लेके 42 दिनों तक के पीरियड में। तो इसमें मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है। मॉर्निंग सिकनेस होती है जनरली अर्ली प्रेगनेंसी में। HCG हार्मोन का लेवल यदि ज़्यादा होता है तो आपको वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होगा, मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 370 IPC डील्स विथ। तो सेक्शन 375 है जो IPC, यहाँ पर एक किस केस में धारा लगेगी, रेस एंड नेग्लिजेंस एक्ट, मर्डर, रेप या फिर किडनैपिंग, किस में है जो IPC की धारा 375 लगेगी, 375 IPC। तो ये जो धारा लगेगी ये लगेगी किस में, ये लगेगी रेप के केस में। इसमें रेप केस में, सेक्सुअल इंटरकोर्स और रेप केस में लगेगी IPC की धारा। 376 में आएगा यहाँ पर ऐसा पर्सन 375 और 76 में, जो 75 तो मैंने होगा रेप केस में लगेगी। यदि 76 वाला पूछें तो यहाँ पर भी जिस पर्सन को क्या है पनिशमेंट दी जानी हो यहाँ पे आपका इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट वन इज Mountax test is done in tuberculosis by injecting 1 TU of PPD in 0.1 ml on the flexure surface of forearm and reading is taken after। Mountax test और ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया जाता है जब
तो यहाँ पर पीपीडी इंजेक्ट की जाएगी इंट्राडर्मली आपकी फोरआर्म के यहाँ पर, और वहाँ पर 10 mm का जो डायमीटर का एक सर्किल बना दिया जाता है। कितने घंटे में वो आपको रीडिंग करनी है, 12 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में कि 72 घंटे में, कितने घंटों में आपको वो रीडिंग करनी है। तो रीडिंग आप करेंगे 72 घंटों में, कितने में, 72 आवर्स में। 72 घंटे में इसलिए करेंगे ताकि एक्चुअल रिजल्ट पता चले। यदि जो 10 mm का 10 mm का आपके हाथ में डायमीटर में क्या किया, इन सर्किल किया, यदि वो 10 mm के वहाँ पर स्प्रेड हो रेड रैसेस दिखाई देते हैं, दैट मीन्स आपका टीबी टेस्ट क्या है, माउंटेक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आया है। यदि पीपीडी इंजेक्ट करने के बाद भी कुछ भी रैसेस नहीं होते हैं उस 10 mm डायमीटर सर्किल में, मतलब टीबी नेगेटिव है, मतलब जो माउंटेक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट है इसकी रिपोर्ट क्या आई है, नेगेटिव आई है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल, 1 जनवरी, 14 नवंबर या 31 अक्टूबर, कब है जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं आप? तो वर्ल्ड हेल्थ डे आप हर साल मनाते हैं कब? 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। और जो 2023 की थीम थी, 2023 की थीम थी, वो भी आपको पूछ सकते हैं। और 2023 में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम भी पूछ सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ डे तो भी हमने रिसेंट में ही मनाया 10 अक्टूबर को। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट वन इज पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज ऑल एक्सेप्ट। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन सभी है ड्रग को एडमिनिस्टर करने के, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर आपको इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, ओरल या फिर इंट्रावीनस, सभी रूट से दी जा रही है किसी एक को छोड़कर। पेरेंटल का मतलब इंजेक्शन के थ्रू, तो इंट्रामस्कुलर में भी IM 90 डिग्री एंगल पे दिया जाएगा, इंट्राडर्मल में दिया जाएगा, इंट्रावीनस में दिया जाएगा। लेकिन ओरल है जो ओरली डायरेक्ट मुंह में दी जाएगी, टैबलेट फॉर्म में होगा, सिरप फॉर्म होगा। तो यहाँ पर वो ड्रग कैसी होगी? ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तो पेरेंटल में आपकी जितनी भी इंजेक्टेबल मेडिसिन है वो आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज अमंग द एजेंट्स यूज फॉर हैंड हाइजीन द मोस्ट इफेक्टिव इज। तो सभी एजेंट क्या है हैंड हाइजीन के लिए यूजफुल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या है? क्लोरोहेक्सिडीन बेस्ड हैंड रब, प्रोविडीन आयोडीन हैंड रब, मेडिकेटेड सोप विथ वाटर या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। तो मेडिकेटेड सोप विथ वाटर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या है? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। क्या है? अल्कोहल बेस्ड हैंड रब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू अदर्स के। नेक्स्ट वन इज मेन एम ऑफ जननी सुरक्षा योजना। कल हमने जननी सुरक्षा योजना पढ़ा हुआ है, तो इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड मेडिसिन टू कंटेजियस पीपल, टू प्रोवाइड पेंशन टू विडो वुमेन, टू रिड्यूसिंग मैटरनल एंड यूनेटल मॉर्टेलिटी, टू एनकरेज पीपल फॉर सेफ सेक्सुअल रिलेशन। मेन एम क्या है जननी सुरक्षा योजना का? JSY स्कीम। जननी सुरक्षा योजना है जो लाई गई थी मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए, कि कंसीव करने के टाइम से लेके माँ की डिलीवरी होने तक और जो बच्चा पैदा होता है उसकी डेथ को प्रिवेंट करना, उसके लिए लाया गया था क्या? जननी सुरक्षा योजना। इसके तहत इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, हॉस्पिटल्स में डिलीवरी करवाने के लिए बढ़ावा दिया गया था, कुछ कैश अमाउंट भी दिया गया था। तो यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना है जो इसका मेन एम क्या है? टू रिड्यूसिंग मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के लिए स्टोरेज टेम्परेचर क्या होगा? 1 से 6 डिग्री, 20 से 24 डिग्री, लेस देन -18 डिग्री सेल्सियस या फिर लेस देन -65 डिग्री सेल्सियस। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लेस देन 18 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर करके रखी जाती है, -18 डिग्री सेल्सियस पर। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कितने टेम्परेचर पर रखी जाएगी? लेस देन मतलब -18 डिग्री सेल्सियस से भी कम के टेम्परेचर पे स्टोर करके रखी जाएगी। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
द एवरेज वेट गेनेज, तो प्रेगनेंसी में जो वजन बढ़ता है तो एवरेज कितना वेट बढ़ेगा? 12 से 13 किलोग्राम, 15 से 16 किलोग्राम, 16 से 17 किलोग्राम या फिर 17 से 18 किलोग्राम। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो एवरेज वेट गेन होता है वो होता है 11 किलोग्राम तक। एक आइडियल वेट की बात करें तो 11 kg तक, लेकिन एज एन ऑप्शन में आपको 11 kg किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तब आप 15, 16, 17, 18 को तो मार्क करेंगे नहीं। एटलीस्ट आपका 11 किलोग्राम तो वजन बढ़ना ही चाहिए एक नॉर्मल टर्म हेल्दी प्रेगनेंसी में। वो होगा यहाँ पर कितना? 12 to 13 kg। कितना? 12 to 13 kg तक। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी? किसी भी कम्युनिटी में मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर कौन सा है? डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर क्या है हेल्थ का किसी भी कम्युनिटी में? किसी भी कम्युनिटी में पता कैसे चलेगा कि सबसे अच्छा जो कम्युनिटी है क्या है वो सही है? तो वो होगा यहाँ पर क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जो सबसे अच्छा सेंसिटिव इंडिकेटर माना जाता है कि कम्युनिटी की हेल्थ है, वहाँ के लोग हैं किस तरीके से हैं, क्या है, तो सबसे अच्छा इंडिकेटर किसको कंसीडर किया जाएगा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज वैक्सीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेंटावैलेंट वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एट 6 वीक ऑफ एज? तो पेंटावैलेंट वैक्सीन का हिस्सा कौन सा नहीं है? पेंटावैलेंट वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है 6, 10 एंड 14 वीक्स में। पेंटा दैट मीन्स 5 और वैलेंट, तो यहाँ पर पेंटावैलेंट वैक्सीन का मतलब 5 कंबाइंड वैक्सीन एक वैक्सीन में इंजेक्ट की जाती हैं। तो उसमें होगा DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पर आपका जो नहीं होगा वो क्या होगा? रुबेला। हेपेटाइटिस बी है इसमें इंक्लूडेड, सो जस्ट बिकॉज यहाँ पे आपका आंसर हेपेटाइटिस नहीं होगा, लेकिन इसका जो हिस्सा नहीं है वो क्या है? रुबेला। इसमें 5 वैक्सीन होती हैं पेंटावैलेंट में, DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पर ये दी जाती है 5 डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए। ड्यूरेशन है इसका 6, 10 और 14 वीक्स की एज में। जब बच्चे की उम्र 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक हो जाए तब ये वैक्सीन है जो दी जाती है पेंटावैलेंट वैक्सीन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। तो नर्सिंग एज अ प्रोफेशन का सबसे अच्छा फीचर क्या है? एजुकेशन, केयरिंग, थ्योरी या फिर ऑटोनॉमी। तो नर्सिंग का जो सबसे अच्छा और एक यूनिक फीचर माना जाता है वो होता है केयरिंग। क्या है? केयरिंग, मतलब दूसरों की केयर करना। तो क्या है यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? केयरिंग है सभी, लेकिन सबसे यूनिक यहाँ पर क्या होगा? केयरिंग। नेक्स्ट वन इज अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ कार्सिनोमा ऑफ वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड और लैरिंग्स में यदि कार्सिनोमा होता है तो सबसे अर्ली साइन क्या होंगे? पेन होगा, कफ होगा, डिस्निया होगा, हॉर्सनेस होगी। क्या होगा? सबसे अर्ली सिम्टम पूछा गया है, सबसे अर्ली सिम्टम होगा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। आपकी आवाज़ कैसी हो जाएगी? घोड़े जैसी आवाज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा आपका? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। कफ होगी, डिस्निया भी होगी, पेन होगा। हो सकता है कि आपको जब यदि आपका जो वोकल कॉर्ड का कैंसर है लंग्स तक भी यदि स्प्रेड आउट होता है, मैलिग्नेंट होता है, सॉरी मेटास्टेसाइज होता है, तो यहाँ पर आपको कफ के साथ में ब्लड भी आ सकता है। लेकिन जो अर्ली सिम्टम की बात की जा रही तो वह घोड़े के जैसी आवाज़ होना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ वेजाइनल सीक्रेशन। तो pH वैल्यू क्या है वेजाइनल सीक्रेशन की? 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 या फिर 7 to 8। तो जो वेजाइनल एरिया होता है एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का होने के कारण इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है। एसिडिक एरिया रहेगा, यहाँ पर ड्यूडेनल नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो इन्फेक्शन होने से हमें बचाता है। क्या करेगा? इन्फेक्शन होने से बचाएगा। और एसिडिक है तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस वहीं पे मर जाएंगे एसिडिटी के कारण। तो यहाँ पर एसिडिक नेचर होने के कारण जो वेजाइना का जो सीक्रेशन है, वेजाइनल सीक्रेशन कैसा होगा? एसिडिक नेचर का। एसिडिक नेचर मतलब
बिलो 7, जो 0 to 14 तक जो स्केल होती है आपकी, तो 7 मतलब होती है न्यूट्रल वैल्यू, ऐसी न्यूट्रल वैल्यू। अब 7 जाए मतलब एल्कलाइन नेचर हो जाएगा। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है 7.35 to 7.45 तक, 7.35 to 7.45 तक रहेगा पीएच किसका, ह्यूमन ब्लड का। वैसे ही वेजाइनल सीक्रेशन कैसा होगा, 4 to 5 तक, क्योंकि एसिडिक नेचर का रहेगा इसलिए। नेक्स्ट वन, द नर्स एडमिनिस्टर क्लीनिंग एनीमा, द कॉमन पोजीशन फॉर दिस प्रोसीजर इज। तो एक नर्स क्लीनिंग एनीमा एडमिनिस्टर कर रही है, तो कॉमन जो पोजीशन देंगे एनीमा के लिए वो कौन सी होगी, सिम्स लेटरल, डॉर्सल, रिकम्बेंट, सुपाइन या फिर प्रॉन। क्लीनिंग एनीमा मतलब आपको क्या करना, पूरा रेक्टम खाली करना है, तो उसके लिए जो एनीमा देंगे आप, तो उस एनीमा को देने के लिए जो यहाँ पर आपको साइड, या तो आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे सकते हैं, यदि आपको एक वो नहीं है तो आप सिम्स लेटरल पोजीशन भी दे सकते हैं। स्पेसिमेन रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू, कौन सा स्पेसिमेन आप कलेक्ट करेंगे स्वाइन फ्लू को डायग्नोस करने के लिए, यूरिन, ब्लड, थ्रोट स्वैब या फिर स्टूल। स्वाइन फ्लू का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, वो H1N1 फ्लू। स्वाइन फ्लू ड्रग ऑफ चॉइस होती है ओसेल्टामिर, क्योंकि एक वायरस के थ्रू होता है, तो एंटीवायरल ड्रग क्या दी जाती है, ओसेल्टामिर। अब यहाँ पर स्वाइन फ्लू का डायग्नोस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले थ्रोट कल्चर लेंगे, किससे, थ्रोट स्वैब लेके, जैसे आपके कोविड में आपका टेस्ट किया जा रहा था वैसे ही, तो थ्रोट स्वैब लिया जाएगा एंड देन RT-PCR आपका है जो किया जाएगा। ब्लड टेस्ट बाद में किए जाते हैं जब और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन डायग्नोस करने के लिए क्या होगा, थ्रोट स्वैब है जो आपका लिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज BMI इज न्यूट्रिशनल इंडिकेटर फॉर एडल्ट्स इफ लेस देन 18.5 इंडिकेट्स। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है, बॉडी मास इंडेक्स से यहाँ पर आपका किसी भी पर्सन का, तो BMI जो वैल्यू है क्या है, बॉडी मास इंडेक्स है आपका, क्या है, एक पर्सन का न्यूट्रिशनल स्टेटस को अच्छे से बताएगा। लेकिन यदि BMI आपकी 18.5 है, दैट मीन्स से क्या है, ऑप्शन में है यहाँ पर मॉडरेट वेट, नॉर्मल वेट, अंडरवेट या फिर ओवरवेट। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, बॉडी मास इंडेक्स की यदि बात की जा रही है तो यहाँ पर आपकी जो BMI रेंज है क्या है, BMI रेंज है, यदि 18.5 से कम है, क्या है, 18.5 से कम है मतलब अब क्या है, अंडरवेट है, कैसे, अंडरवेट है, तो आपका आंसर भी यहाँ पर क्या होगा, अंडरवेट। अब यहाँ पर यदि आपकी BMI की हम बात करें तो बिलो 18.5 क्या है, बिलो 18.5 है, मतलब आप क्या है, अंडर वेट, क्लियर। फिर है आपका यदि 18.5 to 24.9, ये यहाँ पे मैं आपको इसलिए लिखते जा रही हूँ कि आपको याद रहे, यदि आपकी BMI 18.5 to 24.9 है मतलब आप क्या हैं, नॉर्मल वेट है। और एक बॉडी मास इंडेक्स आपका हाइट और वेट के हिसाब से निकाला जाता है, हाइट डिवाइडेड बाय मीटर, सॉरी, वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी BMI 25 से ज़्यादा है, कितनी है, 25 से ज़्यादा है, मतलब आप क्या हैं, आप हैं ओवरवेट, आपको वजन घटाने की ज़रूरत है, क्योंकि BMI ज़्यादा होगी आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होना और अदर प्रॉब्लम्स होना भी स्टार्ट हो सकती हैं। यदि 30 से 34.9 मतलब कि 35 ही मान लो, इतने तक है, मतलब आप क्या हैं, ओबेसिटी की क्लास फर्स्ट में आप जा चुके हैं। यदि आपकी BMI है 35 से आगे, 35 से आगे, तो 35 से आगे यदि आपकी BMI मतलब आप ओबेसिटी की क्लास सेकंड में हैं, क्लियर। इससे ज़्यादा है अब 40 मतलब आप क्या है, क्लास थर्ड में आ गए। और ऐसे केस में पर्सन को हार्ट फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं सेकंड क्लास के बाद ही। इसीलिए BMI का फॉर्मूला भी आपको पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, या फिर आपको
BMI यदि इतनी है तो आपको कैसे है जो निकालना है वो भी आपको पूछ सकते हैं। वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज स्कार फॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस फॉलोइंग इंजरी विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज द एबिलिटी टू हील विदाउट स्कार फॉर्मेशन। तो स्कार फॉर्मेशन है एक नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस होती है। जब भी कोई चोट लगती है, इंजरी लगती है तो स्कार बनता है। कौन से टिश्यू है जिनकी एबिलिटी है कि विदाउट स्कार के भी है जो स्किन क्लोज कर सकते हैं? लिवर, स्किन, बोन या फिर मसल्स। तो यदि ओनली स्किन पर बस स्कार होता है तो ठीक हो जाते हैं, हील हो जाएंगे। लेकिन यदि लिवर पे है, बोन पे है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। नेक्स्ट इज डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी इज सीन इन। डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है कोलेस फ्रैक्चर में। इसमें देखने को मिलती है कोलेस फ्रैक्चर में। बच्चों जो बूढ़े लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी है यदि, तो डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी किस केस में देखने को मिलेगी? फ्रैक्चर ऑफ अल्ना, फ्रैक्चर ऑफ द हेड एंड ऑफ द रेडियस, एपीकॉन्डाइलर फ्रैक्चर या फिर वॉल्कमैन इस्कीमिक डिफॉर्मिटी। आपका जो फोर्क होता है जिससे आप चाउमीन, नूडल्स, मैगी खाते हैं वही है। तो आपका हाथ है जो उस तरीके से हो जाएगा। और ये होता है जनरली जब हेड एंड ऑफ द रेडियस में फ्रैक्चर होता है तब। ये देखिए आपकी जो बोन है यहाँ पर कैसी हो जाएंगी? फोर्क के तरीके से। कैसी? जो आप फोर्क है आपका उसके जैसी, इसीलिए इसको टर्म भी दिया गया है डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी। और ये होता कब है? यदि फ्रैक्चर हो हेड एंड ऑफ द रेडियस में तब। नेक्स्ट इज एज पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्या है? एज पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम द फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए शुड बी गिवन टू अ चाइल्ड एट द एज ऑफ। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो पहला डोज है विटामिन ए का कब दिया जाता है? 2 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में कि 12 महीने में? कब दिया जाता है पहला डोज विटामिन ए का? तो फर्स्ट डोज दिया जाता है 9 महीने की उम्र में। कब दिया जाता है? 9 महीने की उम्र में विद द मीजल्स वैक्सीन। विथ मीजल्स वैक्सीन। नेक्स्ट इज मेजॉरिटी ऑफ फीटल प्रेजेंटेशन विल बी। तो जो फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है सबसे ज़्यादा कौन से केस में रहे, किस कंडीशन में रहेगा? ब्रीच में, ब्रो में, फेस में कि परटेक्स? प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब है कि जो डिलीवरी के टाइम पर सिम्फाइसिस प्यूबिस में सबसे पहले इंगेज्ड हो चुका है वो वाला पार्ट। तो यहाँ पर सबसे मेजॉरिटी फीटल प्रेजेंटेशन होता है वर्टेक्स। क्या है? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन मतलब सिफेलिक वाला, हेड डाउन रहेगा। ब्रीच में आपका बटक्स प्रेजेंटिंग पार्ट में होंगे, ब्रो में आईब्रो वाला हिस्सा बाहर की तरफ होगा। फेस वाले में भी डिलीवरी कराना थोड़ा सा पॉसिबल, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लेकिन जो नॉर्मल कॉमन और मेजॉरिटी फीटल प्रेजेंटेशन है वो होता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन व्हेन बोर्न बाय हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट? यदि मरीज हॉस्पिटल में है तो उसको एक बैंड पहना दिया जाता है, आइडेंटिफिकेशन बैंड। तो ये किसके लिए? सेफ्टी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एडवोकेसी के लिए कि लीगैलिटी के लिए? किस चीज़ के लिए आइडेंटिफिकेशन बैंड आप पहना देंगे अपने हॉस्पिटलाइज्ड मरीज को? जस्ट बिकॉज उसकी सेफ्टी के लिए। बहुत ही ईजी है कि मरीज की सेफ्टी के लिए वो बैंड है जो उसको पहनाया जाएगा, ताकि आप उस पर्सन को इजीली पहचान पाएँ, उसको अच्छे से मेडिकेशन दे पाएँ, वही सही पेशेंट है या नहीं। इन सब चीज़ों के लिए है जो आइडेंटिफिकेशन बैंड मरीज को पहना दिया जाता है। और जो फैमिली वाले आते हैं उनको विजिटर कार्ड दे दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग आर द वेक्टर बॉर्न डिसीज एक्सेप्ट। वेक्टर बॉर्न डिसीज सभी किसी एक को छोड़कर। वेक्टर बॉर्न का मतलब है कि इन डिसीज को स्प्रेड आउट होने के लिए किसी ना किसी वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, किसी ना किसी सहारे, मतलब व्हीकल कहेंगे हम, तो उसके थ्रू ही ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं, किसी एक को छोड़कर। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया। क्या इनमें आपको डिफरेंट लग रहा है? तो मलेरिया भी होगा मच्छर से, डेंगू होगा, चिकनगुनिया होगा, ये सभी इनके वेक्टर क्या है? मॉस्क्यूटो हो गए। लेकिन टाइफाइड होगा साल्मोनेला टाइफी नाम के सीधे बैक्टीरिया से, और डायरेक्ट आपकी बॉडी में एंट्री करेगा कंटामिनेटेड फूड और वाटर के खाने के कारण। नेक्स्ट इज एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल।
आउटडेटेड मेडिसिन शुड बी डिस्पोज्ड इन विच ऑफ दीज बैग। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसके तहत है जो जिन भी मेडिसिन की डेट है निकल चुकी है, मेडिसिन एक्सपायर्ड हो गई है, किस कलर के बैग में डिस्पोज करेंगे? येलो, ब्लैक, रेड या फिर वाइट ट्रांसल्यूसेंट बैग। किस कलर के बैग में आप उनको डिस्कार्ड करेंगे? तो वो होंगी किस में? येलो कलर में। इसमें येलो कलर के बैग में डिस्कार्ड होंगी। नेक्स्ट वन, ब्रेस्ट फीडिंग इज कंसिडर्ड एडिक्वेट इफ द इन्फेंट्स पासिस यूरिन। ब्रेस्ट फीडिंग को एडिक्वेट माना जाता है कि जब इन्फेंट कितना यूरिन पास करे, मतलब उसने सही से फीड किया है। 6 to 8 times in 24 hour, 3 to 5 times in 24 hour, 2 to 4 times in 24 hour, या less than 6 times in 24 hour। यदि बच्चा एक बार फीड करने के बाद एटलीस्ट 2 घंटे तक बिना रोए गाए सो ले तो वो क्या है? अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग के साइन है। दूसरा है 6 से 8 बार से ज़्यादा एक दिन में 24 घंटे में 6 to 8 टाइम से ज़्यादा यदि यूरिन पास आउट करे, मतलब बच्चा क्या है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फीड कर पा रहा है, तो क्या एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग के साइन है कि बच्चे को सही तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग आप करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग के साइन है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर। हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार कौन सा है? मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू की फाइलेरिया। फाइलेरियासिस को तो हाथी पाँव वाली बीमारी भी कहा जाता है। इसमें पैर है जो लिम्फ नोड्स में बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, इसलिए स्वेलिंग के कारण। तो यहाँ पर ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार किसको कहा जाता है? डेंगू को। इसको डेंगू के लिए। नेक्स्ट, इसको डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो पेन होता है आपके जॉइंट्स में होगा, जॉइंट्स में होगा, बोन्स में होगा, आँखों के यहाँ पे होगा, प्लेटलेट्स काउंट बहुत ही कम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डेंगू। अभी रिसेंट में यदि हम बेंगलोर की बात करें जहाँ पर मैं रहती हूँ, तो अभी रिसेंट में हॉस्पिटल्स फुल चल रहे थे। बच्चों को सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस देखने को मिल रहे थे बड़ों के कंपेयर में, बच्चों में। तो इसको क्या कहा जाता है? ब्रेक बोन फीवर। नेक्स्ट वन, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ। तो साइकोलॉजी कौन सी साइंस है? अब क्या पढ़ेंगे आप साइकोलॉजी में? सेंसेशन एंड परसेप्शन, एक्सपीरियंस एंड मेंटल इलनेस, कल्चर एंड ग्रुप डायनामिक्स, या फिर बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो साइकोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं? साइकोलॉजी एक बिहेवियरल और मेंटल प्रोसेस की साइंस है। इसमें आपके बिहेवियर के, आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब चीज़ें साइकोलॉजी में हैं जो इंक्लूड रहेंगी। नेक्स्ट वन, ग्रेविडा मीन्स। तो ग्रेविडा का मतलब क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन, a pregnant woman after 2 children, a pregnant after abortion, a woman after abortion, a pregnant delivered 1 viable child। क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर नली पैरस मतलब कभी प्रेगनेंसी कंसीव ना की हो। ग्रेविड का मतलब है कि प्रेग्नेंट लेडी। आप जीटी पहले स्कोरिंग भी लिखते हैं, प्रीवियस प्रेगनेंसी हुई है, अबॉर्शन हुआ है, अबॉर्शन के लिए 8 टर्म यहाँ आप यूज़ करते हैं। यदि प्रेग्नेंट कितने बार हो चुकी, भले वो अबॉर्ट हो गया हो बच्चा, लेकिन प्रेगनेंसी तो हुई होगी ना, तो वो कंडीशन कहलाती है क्या? ग्रेविडा और प्रेग्नेंट वुमेन। नेक्स्ट वन, एट व्हाट टेम्परेचर ओरल पोलियो वैक्सीन इज स्टोर्ड। ओपीवी कितने डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर की जाती है? -20 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री, 2 to 8 डिग्री, 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने डिग्री टेम्परेचर पर ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टोर करके रखा जाता है? तो वो होती है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना? -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक और क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे आपको बच्चे का वजन है जो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। एन इन्फेंट वेट इज 24 LB, मतलब पाउंड। कन्वर्ट द इन्फेंट्स वेट इन टू किलोग्राम। 24 LB वजन है, पाउंड है 24 पाउंड, तो यहाँ पर किलोग्राम में कितना होगा? 11.5 kg, 10.9 kg, 10.4 kg या फिर 10 kg। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चे का वजन इतना है, कुछ भी आ सकता है, 24 की जगह 50 दे दें, 40 दे दें। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने LB होते हैं, जब आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर
1 किलोग्राम इक्वल टू 2.2 LV पाउंड। 1 किलो में कितना होगा? 2.2 पाउंड होगा। यहाँ पे 24 है, 24 है LV है, तो यहाँ पर एक ऐसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा आपका 10.9 kg। नेक्स्ट वन, आई पैडिंग इज अप्लाइड ऑन अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट। आई पैडिंग है, क्या है? आई पैडिंग है, तो क्यों अनकॉन्शियस क्लाइंट के लिए यूज़ किया जाता है? ड्राइनेस ऑफ आइस, ब्लिंकिंग ऑफ आइस, कॉर्नियल अल्सर या फिर आई मूवमेंट के लिए। किसके लिए आई पैडिंग यूज़ किया जाएगा? यदि मरीज बेहोश है, अनकॉन्शियस है, तो आई पैडिंग आप करेंगे किसके लिए? कॉर्नियल अल्सर से प्रिवेंट करने के लिए। किसके लिए? ड्राइनेस के कारण कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, इसीलिए उसकी आंखों पर आई पैडिंग है जो लगा देंगे, जिससे उसको कॉर्नियल अल्सर से बचा सकें। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के डेवलपमेंट के लिए क्या यहाँ पर रिस्क फैक्टर हो सकता है? एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि आर्टरीज में प्लग का डिपोजिशन होना। तो ये क्या होगा? हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपिड और कोलेस्ट्रॉल, हाई लेवल ऑफ HDL, लो कंसंट्रेशन ट्राइग्लिसराइड्स, लो लेवल ऑफ LDL। तो यहाँ पर HDL ज़्यादा होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस कम होंगे, ना के बराबर होंगे। ट्राइग्लिसराइड्स कम होगा तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ट्राइग्लिसराइड कम होगा तो अच्छी बात है। LDL भी कम होगा तो भी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का LDL VLDL बढ़ता है, वही हार्ट प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन यदि हाई LDL है, हाई LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, मतलब है आपके जो आर्टरीज हैं उनमें प्लग बनाने का काम करेगा, डिपॉजिट होने का काम करेगा। अभी डिपॉजिट होंगे तो ब्लड का फ्लो नहीं होगा, और फ्लो नहीं होगा अच्छे से, ब्लॉकेज होगा। तो वही यहाँ पर क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए सबसे ज़्यादा रिस्की होगा। जितनी भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होती हैं उनके लिए भी यही प्लग का फॉर्मेशन सबसे हाईएस्ट मात्रा में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर बर्थ डिफेक्ट इन इंडिया। भारत में सबसे मेजर बर्थ डिफेक्ट क्या है? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, रिवर्सल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट पैलेट। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मेजर बर्थ डिफेक्ट होते हैं वो होता है आपका कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, क्लेफ्ट लिप पैलेट और रिवर्सिबल ट्यूब डिफेक्ट, मतलब स्पाइना बाइफिडा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं। सबसे मेजर क्या है? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। नेक्स्ट वन इज एप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू मेजर द पल्स। तो यहाँ पर पल्स आपको एटलीस्ट कितने टाइम तक चेक करनी है? 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड। यहाँ पर ये देखिए ना, तो ये कहा गया कि मरीज अनकॉन्शियस है, इमरजेंसी केस में है, क्या है? यहाँ पे ओनली एक एडिक्वेट ड्यूरेशन पूछा है, कितना होना चाहिए पल्स चेक करने का? तो वो होना चाहिए एटलीस्ट 1 मिनट तक। कितना? 1 मिनट और 60 सेकेंड। लेकिन यदि यही चीज़ आपको पूछे कि मरीज क्या है? अनकॉन्शियस है, तब आप पल्स कितने टाइम तक चेक करेंगे? तब आपको ओनली 10 सेकेंड तक ही चेक करना है, 1 मिनट तक बैठ के चेक नहीं करना है, क्योंकि एक एक सेकेंड है इम्पॉर्टेंट रहेगा उस मरीज की जान बचाने के लिए। कभी भी आपको अनकॉन्शियस मरीज या इमरजेंसी केस में कहें तो ओनली फॉर 10 सेकेंड, नॉट मोर देन 10 सेकेंड। लेकिन यदि डायरेक्ट पूछे कि अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन क्या है, तो वो होगा 60 सेकेंड तक और 1 मिनट तक का। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन टू बी प्रेजेंट द चाइल्ड विथ ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? पेन इन द आई, पेन इन द ईयर, पेन इन द नोज या फिर पेन इन द टीथ। ओटाइटिस मीडिया पता होगा जब तो आप बता पाएंगे। तो ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है मिडिल ईयर इन्फेक्शन। क्या है? मिडिल ईयर इन्फेक्शन, जहाँ आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, 3 पेयर्स ऑफ ऑसिकल्स होते हैं, बॉन्स होती हैं, मिलियस इनकस स्टेपस। यदि वहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? कान में इन्फेक्शन है तो कान में ही दर्द होगा, ना कि नाक में दर्द होगा। तो क्या होगा? पेन इन द ईयर। ओटाइटिस एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल ईयर, और इंटरना मतलब इनर ईयर। सेमी सर्कुलर कैनाल कोक्लियर पार्ट में इन्फेक्शन का होना वो है ओटाइटिस इंटरना। नेक्स्ट इज
मेनर्स डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो मेनर्स डिसीज क्या है? कंडक्टिव डीफनेस है, रिकरेंट वर्टिगो है, नेस्टैग्मस है कि ऑल ऑफ दी अबव है? क्या होगा? एक जो इसका कैरेक्टर होते हैं, इसके एक्चुअल में 3 क्लासिकल साइन होते हैं। एक होता है क्या? वर्टिगो, दूसरा होता है टिनिटस मतलब कान में घंटियाँ सी बजना, और तीसरा होता है हियरिंग लॉस। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन की यदि हम बात करें तो आपका आंसर होगा रिकरेंट वर्टिगो, मतलब आपको चक्कर आना। कल हमने इस डिटेल में पढ़ा है, मैनर्स डिसीज़ के कारण भी वर्टिगो की कंडीशन होती है। मैनर्स डिसीज़ में क्या होगा? बार बार वर्टिगो मतलब स्पिनिंग टाइप से आपको लगेगा कि आपका सिर घूम रहा है या फिर आपके चारों ओर जो चीज़ें हैं वो घूम रही हैं। टिनिटस, कानों में घंटियाँ टाइप की बजेगी। तो ये क्या है? मैनर्स डिसीज, जो कि इनर ईयर में होने वाली प्रॉब्लम के कारण होगा। तो ये इसका जो एक साइन है वो क्या होगा? रिकरेंट वर्टिगो एंड टिनिटस। नेक्स्ट वन, व्हाट कंट्री डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल ट्रेन इन नर्सिंग? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, इन्होंने अपनी ट्रेनिंग किस देश में की थी नर्सिंग की? बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी या फिर इंग्लैंड? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो ट्रेनिंग हुई थी नर्सिंग की, वो ली थी इन्होंने जर्मनी में। जन्म हुआ था इनका इटली में, इनकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी? जर्मनी में। और इन्हीं के जो जिस दिन जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, लेडी विद द लैम्प जानी जाती हैं वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जन्म हुआ था 12 मई को। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल नर्सेज डे। नेक्स्ट वन इज ब्राउन पिगमेंट गॉल स्टोन्स आर कॉमनली फाउंड इन। ब्राउन पिगमेंट गॉल स्टोन्स हैं, किस में देखने को मिलेंगे? सिस्टिक डस्ट, गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट या फिर ऑल ऑफ दी अबव? ब्राउन पिगमेंट गॉल स्टोन्स देखने को मिलेंगे इन सभी में, चाहे वो कॉमन बाइल डक्ट हो, गॉल ब्लैडर हो या फिर सिस्टिक डक्ट हो। नेक्स्ट इज हाउ मच पॉपुलेशन वुड बी कवर्ड अंडर ईच आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर? एक आयुष के थ्रू जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए थे, एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा? अबाउट 5,000 पॉपुलेशन इन हिली एरिया, अबाउट 7,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया, अबाउट 5,000 इन प्लेन एरिया एंड 3,000 इन हिली एरिया, या फिर अबाउट 7,000 इन प्लेन एरिया एंड 5,000 इन हिली एरिया। आयुष के तहत जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए कि एटलीस्ट 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाना है। तो अब इसके तहत है जो 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाने थे, तो इसके लिए एक कोई अपॉइंट करने की भी ज़रूरत थी, तो CHO की पोस्ट निकाली गई, CHO को अपॉइंट किया गया। और एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है 5,000 जनता यदि प्लेन एरिया की हो, 3,000 हिली ट्राइबल एरिया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ही क्या कहा जाता है? SWC को सब सेंटर। क्लियर? एक क्वेश्चन आपके लिए है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है आपका, मिड डे मील इज गिवन टू स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग अप टू विच क्लास? मिड डे मील स्कीम के तहत बच्चों को खाना दिया जाता है, तो किस क्लास तक के बच्चों को दिया? 3rd, 5th, 8th या फिर 10th तक के बच्चों को। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करके अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम आते जा रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में एक आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा काम है कि जब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें उसमें ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट, जैसे कल हमने वर्टिगो की क्लास डिस्कस की, आफ्टर दैट आप कौन सा टॉपिक है जो एज अ थ्योरी फॉर्म में देखना चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, और यही सेम क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी ऐड करने वाली हूँ, जिससे आप वहाँ पे भी आंसर इसका दे सकते हैं। थैंक यू।